हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। नाउ लेट्स बिगिन विद अनदर वेरी स्मॉल चैप्टर ऑफ एससीएमपी विच इज बजटरी कंट्रोल, चैप्टर नंबर 10। हम ये चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करें उससे पहले लेट्स सी द इंडेक्स कि भाई ये चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। तो चैप्टर 10 का नाम है बजटरी कंट्रोल। अब ये नाम में ही दो वर्ड्स है, एक बजट है और कंट्रोल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बजट क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि बजटरी कंट्रोल ये प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद बजटरी कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए देयर आर टू कंट्रोल मैकेनिज्म्स, एक है फीडबैक कंट्रोल और दूसरा है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो ये दोनों को भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल, यानी जब भी हम बिजनेस में बजटरी कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज में, हमारे मैनेजर्स के बिहेवियर में कौन से चेंजेस आते हैं, वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हम समझने वाले हैं जब भी हम बजटरी कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं तब। उसके अंदर 3 टॉपिक है। सबसे पहला है द इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस। हम जो बजट सेट करते हैं वो कितना डिफिकल्ट है और वो डिफिकल्टी के बेसिस पे एम्प्लॉयज के बिहेवियर में क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। दूसरा है पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस। अगर हम एम्प्लॉयज को बजट सेट करने में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके बिहेवियर में कैसे चेंजेस होते हैं वो हम यहां पे देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है बजट स्लैक। अभी ये बजट स्लैक क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। देन देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। बजट सेट होने के बाद जब भी उसका एनालिसिस करते हैं, हमारे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कैसे कर सकते हैं, कौन से स्टाइल्स है जिससे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करें, और ये एनालिसिस करने के बाद एम्प्लॉयज के बिहेवियर में क्या चेंज हो सकता है वो भी हम ये टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है बियॉन्ड बजटिंग। हम ऊपर जो भी पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रेडिशनल बजटिंग। हम करंटली बजटिंग कैसे करते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल बजटिंग के कुछ लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस के ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट है दैट इज बियॉन्ड बजटिंग। तो ये बियॉन्ड बजटिंग क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सम कंट्रोल रेशियोज। कुछ कंट्रोल रेशियोज है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं और उसको अप्लाई एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये छोटा टॉपिक है बजटरी कंट्रोल। लेट्स स्टार्ट विथ इट्स रिवीजन। चैप्टर 10 नाम है बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले भाई बजट क्या होता है, तो बजट इज एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एग्जाम में बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले समझाना भाई बजट क्या है। बजट इज नथिंग बट एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हमें क्या करना है, हमें एस्टिमेट करना है कि हमारा फ्यूचर में रेवेन्यू कितना होगा, हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे, और वो बेसिस पे हमें डिसीजन लेने। हेंस बजट इज एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस over a specified future period of time which needs to be complied and re-evaluated on periodic basis based on the needs of the organization। एस्टिमेट करो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को, उसको पीरियोडिक बेसिस पे चेंज करो, इवैल्यूएट करो एज पर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम बोलते हैं बजट। व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? बजटरी कंट्रोल इज अ प्रोसेस by which budgets are prepared for the future period and are compared with the actual performance for finding out the variances. In other words, budgetary control is a process with help of which managers set financial and performance goals, compare the actual results with budget and adjust the performance as needed. तो budgetary control में 3 चीज है। सबसे पहला है preparation of budget, दूसरा है comparing it with the actual results, और तीसरा है taking corrective actions if required. What is budget? Budget is estimation of revenue and expenses. What is budgetary control? Budgetary control is 3 things: preparation of budget, comparing the budget with actual results, and taking the required necessary actions. अगर उसमें कुछ variance हो तो taking the required actions if needed. This is nothing but budgetary control. बजट बना के उस पर पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म अप्लाई करो तो उसे बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। अभी देयर आर सम प्रीरेक्विजिट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लेते हैं। बजटरी कंट्रोल अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना हो तो उसके क्या प्रीरेक्विजिट्स है। तो फर्स्ट है A serious attitude to the system is required। भाई बजटरी कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है, ऐसा एटीट्यूड चाहिए कि बजट से हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स को, कोई वेरिएंस आया तो उसे इंप्रूव करेंगे। ये अगर माइंडसेट होगा तभी बजटरी कंट्रोल अच्छे से इंप्लीमेंट होगा। दूसरा है क्लियर डिमार्केशन बिटवीन एरियाज ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है बजट में, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ऐसा, तो वो टॉप मैनेजमेंट लेगा। कोई छोटे डिसीजन है रिलेटेड टू प्रोडक्शन और समथिंग तो वो मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट लेगा। तो ये जो डिमार्केशन है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो अगर बराबर से है तभी जाके इफेक्टिवली बजटरी कंट्रोल इंप्लीमेंट होगा। तीसरा है रीजनेबल बजट टारगेट्स। ऐसा नहीं कुछ भी हवा में टारगेट सेट करो, टारगेट शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी रियलिस्टिक, तो एम्प्लॉइज विल बी मोटिवेटेड टू अचीव इट। देन Establish data collection, analysis and reporting techniques। एक सिस्टमैटिक टेक्निक होना चाहिए फॉर डेटा कलेक्शन एंड इंप्लीमेंटिंग द बजट।
देन रिपोर्ट्स आर एम्ड एट इंडिविजुअल मैनेजर्स रादर देन इन जनरल। आप जब भी बजटरी कंट्रोल करते हो तो उसके जो रिपोर्ट्स है दे शुड बी एम्ड एट स्पेसिफिक मैनेजर्स, स्पेसिफिक फंक्शंस, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिक सेगमेंट। तो ऐसे स्पेसिफिकेशन के साथ आपने एक पर्टिकुलर मैनेजर या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अगर बजट डेडिकेट किया है तो वो इफेक्टिवली अचीव हो पाएगा। देन फेयरली शॉर्ट रिपोर्टिंग पीरियड, टिपिकली अ मंथ। ऐसा नहीं है कि ईयर के स्टार्ट में बजट बना के भाई बैठ गए शांति से। यू शुड रिव्यू योर बजट्स पीरियडिकली, यू शुड चेंज देम और यू शुड मेक बजट्स मंथली ओनली। मंथली बजट बनाओ, उसे अचीव करो, देखो कुछ वेरिएंस है या नहीं, फिर बजट चेंज कर लो। तो क्या होना चाहिए, हमारा जो टाइम है बजट बनाने का वो क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। देन टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट, बजट तो बना दिया, अचीव हुआ या नहीं वो तो देखो, वो कैसे देखेंगे, वेरिएंस रिपोर्ट से। तो टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट्स भी मिलने चाहिए। देन actions been taken to get operations back under control if they are shown to be out of control। वेरिएंस मिल गए, फिर क्या करने का, बैठ जाने का चाय पीने के लिए नहीं। वेरिएंस अगर मिला तो देखो कि भाई ये वेरिएंस कहां का है और उसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर वेरिएंस इज आउट ऑफ कंट्रोल है तो ट्राई टू ब्रिंग देम इन कंट्रोल बाय टेकिंग सम करेक्टिव एक्शंस। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा जो बजटरी कंट्रोल का सिस्टम है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा। अभी ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम में देयर आर टू कंट्रोल मैकेनिज्म्स। बजटरी कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए देयर आर टू कंट्रोल मैकेनिज्म्स। एक है फीडबैक कंट्रोल और दूसरा है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। आपने फीडबैक के बारे में तो सुना ही है, शायद आप कई लोग होंगे आपके जो दूसरों से फीडबैक लेते होंगे कि भाई मेरा पढ़ाई कैसे चल रहा है, वेयर शुड आई इंप्रूव। कोई लोग होंगे जो कभी फीडबैक ही नहीं लेते, नहीं भाई मैं जैसे कर रहा हूं वो बराबर है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। वैसे यहाँ पे दो मैकेनिज्म है, एक है फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा है फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फीडबैक क्या है वो आपको पता है, तो सबसे पहले हम व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म वो पढ़ लेते हैं। Feedback, as the name suggests, it is reaction after an action has taken place. It is reaction after an action has taken place. Reacting after the actions are taking place, that is feedback. So there has to be an error if you want to take corrective action. A feedback system would simply compare actual and historical results with the budgeted result. Feedback में हम क्या करेंगे, हमने जो बजट बनाया था और हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट अभी मिल गया है वो दोनों को कंपेयर करेंगे, उसमें कुछ वेरिएंसेस हो तो उसे हम इवैल्यूएट करेंगे करेक्टिव एक्शंस लेके। दिस इज नथिंग बट फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम मतलब क्या, एक्शन हो गए हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स अचीव हो गए हैं, अभी आप रिएक्शन लेते हो, अभी आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो, तो दैट इज फीडबैक सिस्टम। इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, इट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन द सक्सेस ऑफ एरर डिटेक्शन सिस्टम। अगर हमें एरर डिटेक्ट हुआ ही नहीं, वेरिएंस डिटेक्ट हुआ ही नहीं, तो फीडबैक हमें मिलेगा ही नहीं, और अगर करेक्ट फीडबैक मिलेगा ही नहीं तो हम फीडबैक सिस्टम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये उसका एक लिमिटेशन है। दूसरा, देयर मे बी अ टाइम लैग बिटवीन द एरर डिटेक्शन, एरर कंफर्मेशन एंड एरर रिवीजन ड्यूरिंग विच एक्चुअल रिजल्ट्स में चेंज अगेन। हमने एक्चुअल रिजल्ट अचीव कर लिए, अभी हम उसका एनालिसिस करके जब तक करेक्टिव एक्शंस ले तब तक तो एक्चुअल रिजल्ट्स और चेंज हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा परफॉर्मेंस और चेंज हो जाएंगे। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा कि आप एक्शन होने के बाद रिएक्शन लेते हो, इसलिए शायद देयर कैन बी अ टाइम लैग, जिसकी वजह से जब भी हम करेक्टिव एक्शंस लेने जाए तभी एक्चुअल रिजल्ट्स एक्चुअली कुछ और हो जाता है। तो ये दो लिमिटेशंस है किसके, फीडबैक कंट्रोल के। तो अभी व्हाट इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फीडबैक वाज रिएक्शन आफ्टर एक्शन। फीड फॉरवर्ड क्या है, फीड फॉरवर्ड इज टू मेजर द अमाउंट ऑफ एरर बिफोर इट हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। Measuring the error before it has actually taken place, based on what, based on what, thus it should be able to place a control mechanism before error takes place. Feed forward control is one such controlling system. It is based on forecast. It is based on forecast. Feed forward क्या है, हम action लेते हैं, corrective action before the event has happened. Action is taken before the error has occurred based on our forecast. हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, उसके बेसिस पे जब भी हम डिसीजन लेते हैं, दैट इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीडबैक सिस्टम में हम क्या करते थे, एक्चुअल रिजल्ट्स और बजटेड रिजल्ट को कंपेयर करते थे। फीड फॉरवर्ड सिस्टम में हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर budgeted result with the forecasted result. We will compare budgeted result with the forecasted result. सर एग्जांपल दो। एग्जांपल, हमने बजट किया था कि ये मंथ एंड में हमें 10,000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदना है। अभी हम फीडबैक सिस्टम में क्या करते हैं, 10,000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उससे अगर महंगा खरीदा है, सस्ता खरीदा है, अच्छी क्वालिटी का लिया है, नहीं किया है, वो हम पूरा एनालाइज करते। लेकिन फीड फॉरवर्ड सिस्टम में क्या होता, when we have prepared a budget that we will buy 10,000 kgs of raw material at a particular X price at end of the month, लेकिन हमें लग रहा है कि end of the month में प्राइस बढ़ जाएंगे, हमें फोरकास्ट हुआ, हमें इंडिकेशन मिले कि भाई प्राइस बढ़ जाने वाला है एंड ऑफ द मंथ, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही रॉ मटेरियल्स खरीद लेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म।
फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या हुआ, हमने एक्शन ले लिया बिफोर एन एरर हैज टेकन प्लेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बाइंग प्रोडक्ट बिफोर हैंड व्हेन देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ प्राइस राइज। अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगा तो हम पहले ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, फॉर ड्रिंक्स पैकिंग कंपनी मेजरिंग एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ड्रिंक बिफोर इट इज पैक्ड इनटू द कैन। अगर कोई ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कैन पैक हो जाने के बाद वे करती है, और अगर वेट कम या ज्यादा हुआ तो उसे वो पूरा कैन स्क्रैप करना पड़ेगा। उससे अच्छा वो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दे। कैन में जब भी ड्रिंक फिल होता है तभी वेट मेजर कर लो। अगर वेस्ट कम है तो वो कैन आप वहीं से निकाल के वापस रिफिल में डाल सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपका वेस्टेज कम होगा। तो दिस इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। थर्ड एग्जांपल इज एंटिसिपेटेड सेल वाज 10,000 यूनिट्स। हमने बजट बना दिया था 10,000 यूनिट्स का सेल करना है, लेकिन कोविड आ गया। Hence, we have to revise the budget to 400 units. हमने फोरकास्ट के बेसिस पे कि कोविड आया है तो शायद और 2-3 महीना हमारा बिजनेस नहीं होगा, तो हमने बजट पहले ही चेंज कर दिया। दिस इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। अब ये फीड फॉरवर्ड सिस्टम के लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहला लिमिटेशन है द प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, वी आर जस्ट फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द इंडिकेशंस। तो फ्यूचर क्या होगा दैट इज अनसर्टन, तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा, स्टडी ऑफ फ्यूचर इज नॉट वेल डेवलप्ड। इंडिया में कई बार फोरकास्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो फोरकास्ट रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि स्टडी ऑफ फ्यूचर इज स्टिल नॉट वेल डेवलप्ड। तो ये दो लिमिटेशंस है किसके, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म के। अभी देयर आर 6 ब्रॉड अप्रोचेस टू इंप्लीमेंट दिस फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। आपको अगर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है तो कौन से अप्रोचेस यूज कर सकते हो, तो सबसे पहला है इंडिकेटर्स। You might have some indications, और कुछ इंडिकेटर्स हो गए जिसके बेसिस पे यू कैन टेक अ डिसीजन कि फ्यूचर में क्या होगा। दूसरा है कंटिंजेंसी प्लान्स। अगर फ्यूचर में कुछ होता है देन यू शुड हैव अ प्लान बी। कंटिंजेंसी प्लान्स होने चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे, ऐसा हुआ तो ये करेंगे। तो दिस कैन बी डन इन फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तीसरा है ट्रेंड एनालिसिस। आप पास्ट ट्रेंड एनालिसिस करोगे, भाई सीजन्स होती है तभी इतना सेल होता है, फिर जब भी फ्लॉप सीजन होती है तब इतना सेल होता है, ये मंथ्स में इतना सेल होता है, तो वो बेसिस पे आप फोरकास्ट कर सकते हो। देन अडेप्टिव मैकेनिज्म, शायद अनसर्टेनिटी की वजह से कोई इमीडिएट चेंज आ गया, देन योर बिजनेस शुड बी केपेबल टू अडेप्ट दैट चेंज, तो अडेप्टिव मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करो। देन कॉन्ग्रुएंट सिस्टम डिजाइन, यानी अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम ये फेल हो सकता है then you must have a similar congruent system design, that is system B। अगर A फेल होता है तो आप B इंप्लीमेंट कर सको, ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करो। लास्ट है पॉलिसी डायरेक्टिव्स। आप ऐसे पॉलिसी सेट करो कि कभी इमीडिएटली कोई चेंज हो जाता है तो हाउ आर एम्प्लॉइज केपेबल ऑफ टेकिंग दैट चेंज, हाउ विल द कंपनी अडेप्ट दैट चेंज, तो ऐसे पॉलिसीज सेट करो। तो दिस वाज नथिंग बट फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। उसके बाद एक गाइडलाइंस टू इंप्लीमेंट फीड फॉरवर्ड बजट। अगर हमें फीड फॉरवर्ड बजट इंप्लीमेंट करना है तो देयर आर सम गाइडलाइंस। कौन से? सबसे पहला, थरो प्लानिंग एंड एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो, अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट करने जा रहे हो, आप फोरकास्ट कर रहे हो, इसलिए सबसे जरूरी है प्लानिंग और एनालिसिस बराबर होना चाहिए। दूसरा, केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी अप्लाइड इन सिलेक्टिंग इनपुट वेरिएबल्स, यानी कौन से वेरिएबल्स को आपको फोरकास्ट करना है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स को, फाइनेंस को, ट्रांसपोर्टेशन को, कौन से रिसोर्सेज को फोरकास्ट करना है, वो वेरिएबल्स को भी आपको ढंग से डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार वो वेरिएबल्स डिसाइड हो गए, देन डेटा ऑन इनपुट वेरिएबल्स मस्ट बी रेगुलरली कलेक्टेड एंड असेस्ड। सबसे पहले क्या करना है, थरो प्लानिंग एंड एनालिसिस। उसके बाद प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स। देन कलेक्ट अप्रोप्रिएट डेटा फॉर दैट वेरिएबल सो दैट यू कैन एनालाइज। एक बार डेटा मिल गया, उसके बाद फीड फॉरवर्ड सिस्टम मस्ट बी केप्ट डायनामिक। डेटा तो मिला, उसे एनालाइज जब भी कर रहे हो तभी यू मस्ट हैव अ डायनामिक अप्रोच। कुछ नया डेटा मिला, कुछ चेंज हो गया डेटा में, तो वो सारी चीजें आप डायनामिकली यू शुड बी एबल टू चेंज दैट। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस हाइक हो जाता है देन यू मस्ट एबल टू चेंज दैट, यू मस्ट अडेप्ट टू दैट चेंज। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाता है देन यू मस्ट बी एबल टू अडेप्ट टू दैट चेंज। और लास्ट क्या है, अ मॉडल ऑफ कंट्रोल सिस्टम शुड बी डेवलप्ड, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच फंक्शन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। एक बार ये पूरा प्रोसेस करने के बाद फंक्शन वाइज उनको जो उनका रोल्स है वो प्रॉपरली बता दो, सो दैट फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो प्रॉपर सिस्टम हमें इंप्लीमेंट करना है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो दीज आर द गाइडलाइंस टू इंप्लीमेंट फीड फॉरवर्ड कंट्रोल बजट। तो हमने यहाँ पे दो मैकेनिज्म देखे, एक फीडबैक मैकेनिज्म दैट इज रिएक्शन आफ्टर एन एक्शन where actual results and budgeted results are compared, और दूसरा हमने देखा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या है, you take an action before the error has occurred, there you compare budgeted results with the forecasted results and then you take an action before the error has occurred। अब ये फीडबैक सिस्टम जो है, फीडबैक सिस्टम में अगर आपको किसी को फीडबैक बताना हो तो कैसे बताओगे, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड कंट्रोल रिपोर्ट।
What is control report? It is a feedback device through which feedback is reported to the management. मैनेजमेंट को अगर आपको फीडबैक बताना हो तो कंट्रोल रिपोर्ट के बेसिस पे आप फीडबैक बताओगे। उन्हें कंट्रोल रिपोर्ट देने के बाद कंट्रोल रिपोर्ट में आप लिखोगे कि भाई ये हमारे फीडबैक्स है। तो ये कंट्रोल रिपोर्ट कैसे होना चाहिए, ये भी फालतू टॉपिक है। 5 पॉइंट्स दिए कि कंट्रोल रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, एक बार हम पढ़ लेते। इट शुड डिस्क्लोज बोथ अकम्प्लिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीड जो आपका कंट्रोल रिपोर्ट है, जो फीडबैक दे रहा है, उसमें अकम्प्लिशमेंट्स होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि दोनों में से कोई एक ही चीज है, हमने ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये अचीव किया, आपने सब अकम्प्लिशमेंट ही लिखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी नहीं है। या फिर आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है कि आगे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, लेकिन हमने जो अकम्प्लिशमेंट किया है, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा, मैनेजमेंट मोटिवेटेड फील करेगा, उसके बारे में तो बात ही नहीं है। हेंस दोनों चीज होनी चाहिए। देन इट शुड बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉम्प्टली, फटाफट मिलना चाहिए, टाइमली बेसिस पे मिलना चाहिए। इट शुड डिस्क्लोज ट्रेंड एंड रिलेशनशिप, पास्ट ट्रेंड्स और फ्यूचर रिलेशनशिप्स जो है, और जो हमें एक्चुअली रिपोर्ट पे डेटा मिला है उसका क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे से, वो भी प्रॉपरली उसमें इंडिकेटेड होना चाहिए। इट शुड डिस्क्लोज वेरिएशंस फ्रॉम दी स्टैंडर्ड, बजट में जो वेरिएंसेस आए वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज होना चाहिए, और क्या करेक्टिव एक्शंस लेंगे वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज होना चाहिए। एंड लास्ट, इट शुड बी इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। अगर आप एवरी मंथ दे रहे हो, या फिर एवरी वीक दे रहे हो, या फिर एवरी बाई मंथली दे रहे हो, सॉरी आप एवरी मंथली दे रहे हो, या फिर हाफ ईयरली दे रहे हो, क्वार्टरली दे रहे हो, आप जब भी रिपोर्ट दे रहे हो, इट शुड बी इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। ऐसा ना हो कोई भी फॉर्मेट में आप मैनेजमेंट को कंट्रोल रिपोर्ट दे रहे हो। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग द कंट्रोल रिपोर्ट। तो यहां पे हमारे जो 2 कंट्रोल मैकेनिज्म्स थे, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल और फीडबैक कंट्रोल, वो खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजेटरी कंट्रोल। बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजेटरी कंट्रोल मतलब जब भी हम बजेटरी कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे एम्प्लॉइज और मैनेजर्स के बिहेवियर में क्या चेंजेस होते, वो हम यहां पे जानने वाले। जब भी हम बजेटरी कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे एम्प्लॉइज और मैनेजर्स जो है उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस हो गए वो हम जानने वाले हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट है। सबसे पहला है द इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस, ये सबसे पहले हम देखेंगे। दूसरा, जैसे मैंने कहा, पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस, वो हम देखेंगे। एंड एक छोटा टॉपिक है बजट सिलेक्ट, वो तीसरा टॉपिक है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला है द इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस। अगर हमारा बजट डिफिकल्ट है या इजी है तो उसका इंपैक्ट एम्प्लॉइज पे क्या पड़ेगा, वो ये ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज द बजट डिफिकल्टी लेवल, यानी अगर आप बजट का डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हो तो आपके एम्प्लॉइज का मोटिवेशन या फिर उसका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। यहां पे अगर आप देख रहे हो कि हमारा डिफिकल्टी लेवल बजट का धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सिमिलरली ये जो लाइन है, दिस इज एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस लेवल, एम्प्लॉय का एक्चुअल परफॉर्मेंस जो लाइन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी अगर आपका बजट समझो ये मंथ में आपने टारगेट सेट किया था, उससे थोड़ा डिफिकल्ट आपने नेक्स्ट मंथ में सेट किया तो एम्प्लॉय का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। उससे थोड़ा डिफिकल्ट नेक्स्ट मंथ में सेट किया तो एम्प्लॉय का और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। उससे थोड़ा डिफिकल्ट आपने अगले मंथ में सेट किया तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस और इंप्रूव होगा। बट देयर विल बी अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आएगा वेयर द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस विल रीच एट पीक। उसके बाद उसको लगेगा कि अभी अगर बजट डिफिकल्ट हो रहा है देन इट इज अनरियलिस्टिक। इसके आगे इससे अनरियलिस्टिक बजट अभी हम अचीव नहीं कर सकते। इसके आगे अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है तो ही विल स्टॉप इंप्रूविंग हिज परफॉर्मेंस, उल्टा उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ही विल फील ये टारगेट अनरियलिस्टिक है, ऐसे भी अचीव होने नहीं वाले, तो छोड़ो, हमें कुछ भी अचीव नहीं करना है। हेंस हमें ऑप्टिमल परफॉर्मेंस बजट सेट करना चाहिए जिसमें ऑप्टिमल डिफिकल्टी लेवल होनी चाहिए। हेंस बजट एकदम इजी भी सेट मत करो, बजट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी सेट मत करो कि एम्प्लॉयज को लगे कि ये अचीव ही नहीं होगा, अनरियलिस्टिक है। यू मस्ट ट्राई टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर बजट until the performance of your employees increasing. The day you feel कि अभी एम्प्लॉयज को लगेगा ये बजट अनरियलिस्टिक हो रहा है तो तभी बजट की डिफिकल्टी इंक्रीज करना बंद कर दो। देन ट्राई सम अनदर वे टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉयज। तो ये बोलता है कि अगर हमने बजट का डिफिकल्टी कैसे इंक्रीज करते हैं तो एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस और उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस होते हैं। दूसरा टॉपिक है पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस पर केस स्टडी आते हैं। अभी एम्प्लॉय अगर हमारे बजट सेटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हो तो देयर आर 2 स्टाइल्स और 2 अप्रोचेस फॉर सेटिंग अ बजट। एक है टॉप डाउन बजट और दूसरा है बॉटम अप बजट। एक है टॉप डाउन बजट, दूसरा है बॉटम अप बजट। नाम में ही इसका मतलब लिखा है। व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच? टॉप डाउन अप्रोच इज द बेनिफिट ऑफ टॉप डाउन अप्रोच इज it can be produced quickly, involves less management time than other options. However, there are significant risks of inaccurate budget being set that are also not acceptable by subordinate managers. ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए, लेकिन टॉप डाउन का मतलब क्या हुआ? टॉप डाउन का मतलब है सीनियर मैनेजमेंट एक कॉर्पोरेट प्लान बनाएगा,
और वो पूरा प्लान अपने लोअर मैनेजर को दे देगा कि भाई ये प्लान है, ये बजट है, तुझे ऐसे ही अचीव करना है। जो मैनेजर्स है वो उसके नीचे जो उसका स्टाफ है जो एक्चुअली परफॉर्म करने वाले हैं उसको बजट दे देंगे कि ऐसे तुम्हें ये बजट अचीव करना है, ये टारगेट्स है, इतना सेल करना है, इतना रेवेन्यू आना चाहिए, इतना प्रॉफिट आना चाहिए, इतना कॉस्ट इनकर करना है। तो पूरा बजट ऊपर से बन के सीधा एम्प्लॉय के हाथ में आता है और एम्प्लॉय को वो अचीव करना है। दिस इज टॉप डाउन अप्रोच। इसके एडवांटेजेस हमने ऊपर पढ़े, क्या क्या थे कि एक तो एक क्विकली बन जाएगा, मैनेजमेंट का लेस टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या है कि शायद ऐसा हो सकता है कि लोअर मैनेजमेंट या फिर लोअर एम्प्लॉयज जो एक्चुअली काम करने वाले हैं वो लोग ये बजट अचीव करे ही नहीं, उन्हें ये बजट अनरियलिस्टिक लगे, उन्हें लगे कि हमें ऊपर से थोपा जा रहा है बजट तो हमें अचीव करना ही नहीं है। तो टॉप डाउन अप्रोच पहले फॉलो होता था, लेकिन आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। बॉटम अप अप्रोच क्या है कि जो बंदा एक्चुअली काम करने वाला है, जो बंदा एक्चुअली बजट अचीव करने वाला है, उसी को हम बोलते हैं कि भाई तू एक हमें ड्राफ्ट बजट सेट करके दे। उससे क्या होगा, वो बंदा खुद बजट सेट करेगा, वो मोटिवेटेड फील करेगा, उसे लगेगा मुझे पार्टिसिपेट करने दिया, मुझे पूछा जाता है, पीपल आर रिस्पेक्टिंग माई व्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो सबमिट करेगा डिपार्टमेंटल मैनेजर को। डिपार्टमेंट मैनेजर वो एक बार रिव्यू करके ही विल सेंड इट टू द सीनियर मैनेजर। अगर सीनियर मैनेजमेंट को ये प्रॉपर लग रहा है कि नहीं उसने प्रॉपर बजट सेट किया है तो वो उसके ऊपर वाले मैनेजर को अप्रूव करने के लिए भेजेगा। उसके बाद अप्रूव होने के बाद वापस वो डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास आएगा और डिपार्टमेंटल मैनेजर जो बजट होल्डिंग स्टाफ है जो एक्चुअली काम करने वाले उसको दे देगा। अगर सीनियर मैनेजमेंट को लग रहा है कि नहीं ये बजट बराबर नहीं है तो वो रिजेक्ट करके वापस डिपार्टमेंटल मैनेजर को दे देगा कि ये बजट बराबर नहीं है, मुझे वापस रिवाइज करके दो। तो इससे क्या होगा, इससे लोअर एम्प्लॉयज या फिर लोअर मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या फिर जो ऐसे एम्प्लॉयज है जो एक्चुअली बजट अचीव करने वाले हैं उनको मोटिवेटेड फील होगा कि नहीं भाई हमें पूछ के यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये जो बॉटम अप अप्रोच है उसके एडवांटेजेस क्या है, such budget communicates a sense of responsibility and ownership to subordinate managers and fosters creativity। उन्हें लगता है कि नहीं भाई हमें यहाँ पे ओनरशिप मिल रहा है, दे फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, द बजट गोल बिकम्स मैनेजर्स पर्सनल गोल रिजल्टिंग इन ग्रेटर गोल कॉन्ग्रुएंस। बजट मैंने ही सेट किया है और मुझे ही अचीव करना है तो एम्प्लॉय के लिए वो उसका खुद का पर्सनल गोल हो गया और वही कंपनी का गोल है। तो यहाँ पे देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन पर्सनल गोल एज वेल एज कंपनीज गोल्स, तो गोल कॉन्ग्रुएंस भी अचीव हो जाएगा। ही विल फील कि ये मेरा ही गोल है, मैंने ही सेट किया है तो मुझे अचीव करना ही है। देन इट हैज एन एडवांटेज ऑफ इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स हुज नॉलेज ऑफ लोकल कंडीशन में एनहांस द प्लानिंग प्रोसेस। टॉप मैनेजमेंट तो ऊपर बैठ के सिर्फ डिसीजन ले रहा है, एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम तो लोकल एम्प्लॉयज ही कर रहे हैं। तो लोकल एम्प्लॉयज को अगर हम बोल रहे हैं कि आप सेट करके दो तो उनको फील्ड का नॉलेज ज्यादा है, उनको मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज ज्यादा है, उनको प्रोडक्शन कैसे होता है उसका नॉलेज ज्यादा है। तो अगर उनका नॉलेज हम यूज करेंगे तो हमारा बजट और अच्छे से सेट होगा। देन स्टाफ कैन नॉट ब्लेम अनरियलिस्टिक गोल एज एन एक्सक्यूज। उसने ही सेट किया है तो वो थोड़ी एक्सक्यूज देगा कि अनरियलिस्टिक है। टॉप मैनेजमेंट बोलेगा तूने ही सेट किया था तो अभी अचीव कर, तो ये भी एक बेनिफिट हो जाएगा। देन इट मोटिवेट स्टाफ एज वेल एज फील देयर एक्सपीरियंस इज वैल्यूड। उसको लग रहा है कि नहीं मैं इतने साल से ऑर्गेनाइजेशन में हूं तो मेरे एक्सपीरियंस को भी वैल्यू किया जाता है। तो बॉटम अप अप्रोच क्या था, नीचे से ऊपर जाता है बजट मेकिंग प्रोसेस, और टॉप डाउन अप्रोच क्या था, ऊपर से सीधा नीचे बजट आ जाता है, वही बजट अचीव करना है। अभी टॉप डाउन बजट कौन से सिचुएशंस में अच्छा होता है, ऐसा नहीं है टॉप डाउन बजट एकदम बुरा है। टॉप डाउन बजट के भी कुछ सिचुएशंस है जहां पे इट इज यूजफुल। तो ऐसे कौन से अप्रोचेस है, फर्स्ट इज जॉब डिफिकल्टी इज लो। अगर ऐसा कोई प्रोसेस है, ऐसा कोई काम है जिसका डिफिकल्टी एकदम लो है तो फिर उसके लिए टॉप डाउन ही बजट दे देगा कि भाई इतना हमें खर्चा करना है, इतना आप कर लो। उसके लिए बॉटम डाउन अप्रोच का जरूरत नहीं है, उसके लिए लोकल एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कोई काम हो जिसका डिफिकल्टी लेवल एकदम लो है तो वहां पे हम टॉप डाउन अप्रोच यूज कर सकते हैं। दूसरा, वेयर पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज नॉट एडिक्वेट इन एंश्योरिंग कमिटमेंट टू स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजर कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। अगर ऐसा कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, समझो कोई कंपनी वीसी फंड है या फिर कोई हम फंडिंग करने जा रहे हैं, सीड फंडिंग या एंजल इन्वेस्टिंग, ऐसे अगर डिसीजंस में हमें बजट सेट करना हो कि इतना पैसा उठाना है या इतना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना है, तो ये अगर आप एम्प्लॉयज को पूछो भी तो इसका डिसीजन तो अल्टीमेटली टॉप मैनेजमेंट ही लेने वाला है। टॉप मैनेजमेंट कैन वेरी वेल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ सच स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। तो ऐसे कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हो जो टॉप मैनेजमेंट इजीली इन्फ्लुएंस करने वाला है वो लोग ही लेने वाले हैं, तो ऐसे केस में टॉप डाउन बजट ही दे दो कि भाई ये इतना अचीव होना चाहिए, हमें इतना चाहिए क्योंकि आगे हमें इतना देना है। तो ऐसे केसेस में टॉप डाउन बजट इज यूजफुल। तीसरा, वेयर प्रोसेस इज हाईली प्रोग्रामेबल एंड क्लियर। ऐसा कोई सेट सिस्टम है, सालों से हम इतना ही खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे केस में टॉप डाउन अप्रोच दे दो, भाई इतने साल से ऐसा ही हो रहा है तो अभी भी तू ऐसा ही कर। तो ऐसे केस में भी टॉप डाउन अप्रोच यूजफुल है जहां पे द
व्हाट वी कॉल द प्रोसेस इज हाईली प्रोग्रामेबल और इट इज वेरी क्लियर एंड डिफाइंड है, पूरा डिफाइंड है, एज इट इज करना है, चेंज करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे केस में आप टॉप डाउन अप्रोच यूज कर सकते हो। या फिर where a firm has large number of homogeneous unit operating in stable environment, एक स्टेबल एनवायरमेंट है और बहुत सारे हमारे यूनिट्स है जो सेम काम कर रहे हैं, तो हर जगह से आप पूछ के बजट नहीं मंगाओगे ना, आपको पता है ये सारे ऑपरेशन सिमिलरली ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप एक जगह से बॉटम डाउन अप्रोच मंगा लो और फिर हर जगह पे टॉप डाउन अप्रोच दे दो कि भाई ये हमने पार्टिसिपेशन सबने मिलकर डिसाइड किया है, तो अभी दिस इज द अप्रोच, इतना बजट है, आपको ये फॉलो करना है। तो ये 4 केसेस में आप टॉप डाउन अप्रोच यूज कर सकते हो। अदरवाइज बॉटम डाउन अप्रोच इज यूजफुल क्योंकि वहां पे बहुत सारे एडवांटेजेस है। एम्प्लॉय एक्सक्यूज नहीं दे पाएगा, ही विल फील ही इज वैल्यूड, वो खुद जो कंपनी का गोल है वही उसे खुद का गोल लगेगा, तो इससे क्या होगा, काम भी अच्छा होगा, बजट भी अचीव होगा और ओवरऑल गोल कॉन्ग्रुएंस भी अचीव हो जाएगा। तो यहां पे हमने 2 मेथड्स देखे, एक है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच को हम बोलते हैं इंपोज्ड स्टाइल अप्रोच, इसको इंपोज्ड स्टाइल अप्रोच भी बोलते हैं, और बॉटम डाउन अप्रोच को हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिव अप्रोच, क्योंकि हम सबको पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका दूसरा नाम है पार्टिसिपेटिव अप्रोच। नेक्स्ट टॉपिक इज बजट स्लैक। अभी ये बजट स्लैक क्या है? समटाइम्स आर्बिट्ररी रिव्यू ऑफ बॉटम अप बजट मेक्स इट टॉप डाउन। This can result in employee being demotivated, waste of time and cost, as well as budget slack. इसका मतलब क्या हुआ? Example, top management always increases the target in budget given by subordinate based on their expectations and calculations. कंपनी बोलती है मैं बॉटम डाउन अप्रोच फॉलो करता हूं, वो एम्प्लॉयज के पास से पूरा बजट लेके फिर खुद रिव्यू करती है, लेकिन whenever it reviews, it always increases the targets. It always increases the target. वो हर बार बॉटम से जो भी आता है नीचे से बजट, उसमें सब कुछ इंक्रीज करके दे देती है। अगर एम्प्लॉयज हमें बोला है कि वी विल अचीव अ सेल ऑफ 1000 CR, तो वो 1000 का 1500 CR कर देंगे। दे विल से वील इनकर कॉस्ट ऑफ 750 CR, तो ये लोग 750 का 550 कर देंगे, नहीं 550 ही अचीव करना है। तो अगर टॉप मैनेजमेंट हर बार बजट में हड़ी करता है, तो फिर एम्प्लॉयज क्या करेंगे? वो लोग भी हड़ी करेंगे, और वो लोग हड़ी कैसे करेंगे? वो लोग बजट स्लैक इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हाट इज बजट स्लैक? Budget slack is nothing but they will actually, let's read, manager working in the environment where they are expected to meet the budget target often try to introduce a slack into the budget. Slack target means setting lower revenue targets or a high expense target to make them easy to achieve. उसे पता है ये मैनेजमेंट 20% से कॉस्ट कमी करने वाला है या फिर 40% से हमारा सेल्स बढ़ाने का टारगेट ही देने वाला है, तो वो लोग खुद ही सेल्स का टारगेट एकदम कम रख के आपको देंगे कि अभी बढ़ाओ जाओ, या फिर वो लोग कॉस्ट एकदम हाई करके देंगे। हमें 750 उसे देना चाहिए था, वो 1000 करोड़ दे देगा कि नहीं भाई 1000 करोड़ का कॉस्ट होगा, अभी आप कम करो जाओ। तो वो ऐसे बजट स्लैक्स इंट्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से उसके लिए टारगेट अचीव करना इजी हो जाए। हेंस जब भी बॉटम डाउन अप्रोच फॉलो करते हो, दैट टाइम टॉप मैनेजमेंट शुड टेक केयर कि एक्चुअली बॉटम डाउन अप्रोच फॉलो हो रहा है। अगर वो लोग बजट में हड़ी करेंगे, दे विल कंटिन्यूअसली मेक द चेंजेस और रिवाइज द बजट, देन एम्प्लॉयज माइट इंट्रोड्यूस बजट स्लैक so that they can achieve those targets easily. तो इसका मतलब है बजट स्लैक। बजट स्लैक यानी क्या? You introduce a slack in your target, you actually set a target so that it becomes easy for you to achieve. तो ये होता है बजट स्लैक। Let's start with the next topic. Next topic is use of accounting information in performance evaluation. कई बार क्या होता है, हम बजटरी कंट्रोल जब इंप्लीमेंट करते हैं तो there are certain styles, there are certain way in which we account for entire budget. तो ऐसे जब भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की ट्राई करते हैं, तभी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो वो कौन से चेंजेस है वो हम पढ़ते हैं। उसके पहले देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ यूजिंग बजट एंड एक्चुअल कॉस्ट इंफॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको यूज करने के 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स है, या फिर बजट यूज करने के, बजट को इंटरप्रेट करने के 3 स्टाइल्स है। सबसे पहला है बजट कंस्ट्रेंड स्टाइल। नाम में ही लिखा है बजट कंस्ट्रेंड, यानी जितना बजट दिया है उतना अचीव करना है। बजट कंस्ट्रेंड स्टाइल मतलब जितना बजट दिया है उतना अचीव करना है। आपको अपना नाक, कान, दिमाग सब कुछ बंद करना है। जितना आपको काम दिया है उतना ही करना है, दिमाग यूज नहीं करना है। आंख खुली रख के काम करो, हाथ यूज करके काम करो, कान में जितना बोला जाता है उतना करो, दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। दैट इज बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल। उसका मतलब क्या है? द इवैल्यूएशन इज बेस्ड अपॉन कॉस्ट सेंटर्स हेड्स एबिलिटी टू कंटिन्यूअली मीट द बजट ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। 1 मंथ का टारगेट दिया, अचीव करके आओ। नेक्स्ट मंथ का टारगेट दिया, अचीव करके आओ। 3rd मंथ का टारगेट दिया, अचीव करके आओ। इट इज वेरी शॉर्ट टर्म गोल, जहां पे शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमें कंटिन्यूअसली अचीव करने। इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज कंस्ट्रेंट टू द बजट सेट। दिस इज बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल। दूसरा
प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल। प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल क्या है? यहाँ पे हम बजट अचीव करने का तो सोचते हैं, लेकिन हम शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म का भी सोचते हैं। शायद ये मंथ में हमारा बजट थोड़ा प्लस माइनस हुआ, अचीव नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो वो हम बजट में इंक्लूड करेंगे। हम जो बजट बनाएंगे उसके अंदर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी जो कॉस्ट इनकर होने वाले वो भी हम देखेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये साल हमारा, ये मंथ का हमारा कॉस्ट बजट था कि हमें 500 सीआर इनकर करना है, लेकिन अगर आपका 750 सीआर इनकर होता है तो बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में यू विल बी पनिश्ड कि बजट अचीव नहीं हुआ। लेकिन प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में क्या होगा? दे विल सी कि भाई 250 सीआर का खर्चा एक्स्ट्रा हुआ क्यों। फिर यू जस्टिफाई कि 250 सीआर का खर्चा हमने इसलिए किया क्योंकि वी हैव ब्रॉट अ न्यू मशीन विद अ न्यू टेक्नोलॉजी। इससे हमारा काम फ्यूचर में इजी हो जाएगा और हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो अगर आपने ऐसा टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी वजह से आपका बजट ये मंथ का अचीव नहीं हुआ, तो प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में वो चलेगा, क्योंकि वो लोग शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को भी ध्यान में रखते हैं। दैट इज प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल कि भाई लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होना चाहिए। अभी आपने शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है, तो यू कैन टेक। उसकी वजह से अगर बजट मीट नहीं हुआ तो चलेगा। तो दूसरा स्टाइल क्या था? प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल। तीसरा स्टाइल है नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। नॉन अकाउंटिंग स्टाइल यानी हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटिवली अनइंपॉर्टेंट। जो डेटा आ रहा है, बजट का डेटा आ रहा है, वो ठीक है, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ, अच्छी क्वालिटी के गुड्स गए, क्या हमारे एम्प्लॉयज हैप्पी है, क्या हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड है, क्या हमारे इन्वेस्टर्स हैप्पी है। ये जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है, क्या हमने एनवायरमेंट का ध्यान रखा है, वो सारे फैक्टर्स के बेसिस पे हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं कि भाई बजट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो ये तीन स्टाइल है। एक है बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल, शॉर्ट टर्म फोकस, बजट अचीव करना ही करना है। प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म का भी सोचता है। और नॉन अकाउंटिंग स्टाइल, फाइनेंशियल डेटा से उसे इतना मतलब नहीं है, बट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बेसिस पे इट विल सी कि भाई बजट अच्छे से अचीव हुआ या नहीं हुआ। अभी ये तीन स्टाइल्स में हमारे एम्प्लॉय के बिहेवियर में क्या चेंज होगा, या फिर हमारे मैनेजमेंट के जो स्टाइल है उसमें क्या इफेक्ट होगा। तो अगर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बजट कंट्रोल स्टाइल में हाई होगा, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में भी हाई होगा, और नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में लो होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो हम फाइनेंशियल डेटा कंसीडर ही नहीं करते, तो कॉस्ट इतना इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर जॉब रिलेटेड टेंशन बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उन्हें बजट अचीव करना ही करना है। लेकिन बाकी जो मेथड्स है उसमें मीडियम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर शॉर्ट टर्म में बजट अचीव नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा होना चाहिए। फिर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में तो सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि टारगेट अचीव करना ही करना है, लेकिन बाकी दो स्टाइल में मैनिपुलेशन कम होगा। फिर रिलेशन विद द सुपीरियर एंड रिलेशन विद द कलीग, बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में दोनों के साथ रिलेशन खराब हो गए। क्यों? क्योंकि बजट अचीव नहीं हुआ तो वो हमें पनिश करेगा। बजट अगर अचीव नहीं हो रहा है तो हम खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट भी देके कस्टमर को दे देंगे कि भाई बजट अचीव करना है, खराब क्वालिटी का काम करो, कॉस्ट कम करो, तो उससे कस्टमर के साथ भी रिलेशन खराब होगा और सप्लायर के साथ भी रिलेशन खराब होगा। हेंस द रिलेशन विल बी पुअर इन बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल। और बाकी दो मेथड्स में हमारा रिलेशन सप्लायर के साथ भी और कलीग्स के साथ भी गुड होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा बजट क्या है, उसके बाद हमने देखा व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, उसके बाद हमने दो कंट्रोल मैकेनिज्म देखे, फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। उसके बाद हमने देखा बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा अगर डिफिकल्टी लेवल हम इंक्रीज करते हैं तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा। फिर हमने देखे दो अप्रोचेस ऑफ बजटिंग, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। उसके बाद हमने देखा यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन बजटरी कंट्रोल। तीन स्टाइल्स थे, बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल और तीसरा है नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। और उसके बाद हमने देखा कि ये तीन स्टाइल में एम्प्लॉयज के जो रिलेशंस है या फिर कॉस्ट है कि रिलेशंस विद द सप्लायर है कि टेंशन है एम्प्लॉय का, उसके क्या इंपैक्ट आएंगे बेस्ड ऑन थ्री स्टाइल्स। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज बियॉन्ड बजटिंग। अब ये बियॉन्ड बजटिंग कॉन्सेप्ट आया क्यों? तो जैसे मैंने आपको कहा, ट्रेडिशनल बजट जब भी हम प्रिपेयर करते थे तो ट्रेडिशनल बजटिंग में बहुत सारे लिमिटेशंस थे। तो ये सारे लिमिटेशंस को ओवरकम करके ट्रेडिशनल बजटिंग के बियॉन्ड सोचकर हम जब भी बजट बनाएंगे उसे हम कहेंगे बियॉन्ड बजटिंग। तो उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल बजट के कौन से लिमिटेशंस है। सबसे पहला लिमिटेशन है टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। हम जो पहले बजट बनाते थे दोज वर वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। दूसरा, कंस्ट्रेंट रिस्पॉन्सिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पहले जो बजट्स हम बना रहे थे वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थे, दे वर नॉट अडेप्टिव टू चेंज, दे ऑफन वर बैरियर टू चेंज। यानी कोई भी चेंज मार्केट में हुआ तो हम बजट चेंज नहीं करते थे। और एक डेवलप्ड एंड अपडेटेड टू इनफ्रीक्वेंटली, यूजुअली एन्युअली।
यूजुअली हम ट्रेडिशनली जब भी बजट बनाते थे तो वो एनुअली ही रिवाइज होता था, वीकली, मंथली या बाई मंथली या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली रिवाइज नहीं होता था। तो ये ट्रेडिशनल बजटिंग का एक लिमिटेशन है। तो बियॉन्ड बजटिंग में क्या होगा, बियॉन्ड बजटिंग में जब भी हम बजट बनाते हैं तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसका जो रिवीजन है वो मंथली होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, क्वार्टरली होना चाहिए। तो ये लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बियॉन्ड बजटिंग आया। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा इट इज नॉट एट ऑल फ्लेक्सिबल, इट इज ऑफन बैरियर टू चेंज एंड रिविजन इज डन मोस्टली एनुअली। फिर rarely strategically focused and often contradictory. It is rarely strategically focused, often contradictory budgets होते हैं। ये strategic decision पर ज्यादा फोकस नहीं करते, ये यूजुअली कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस करते हैं। फिर concentrates on cost reduction and not value creation. ट्रेडिशनल बजट्स यूजुअली कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करते हैं, नॉट ऑन वैल्यू क्रिएशन। इनका एक ही एम होता है, हमने बजट सेट किया कि ये साल हमें 500 करोड़ का कॉस्ट इनकर करना है, तो हमारा एम उतना ही होगा कि 500 करोड़ का कॉस्ट इनकर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। वी वोंट थिंक अबाउट वैल्यू क्रिएशन। अगर हमने टेक्नोलॉजी में कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी वजह से वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, तो वो हम ट्रेडिशनल बजट में नहीं देखते थे। तो बियॉन्ड बजटिंग में हम ये सब चीजें भी देखेंगे। देन एड लिटिल वैल्यू स्पेशली गिवन द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। ट्रेडिशनल बजट्स बनाने में बहुत टाइम चला जाता था और जो वैल्यू ऐड करता था वो एकदम कम था। बियॉन्ड बजटिंग में क्या है, बजट्स आप फटाफट प्रिपेयर करो, कीप इट अडेप्टिव टू चेंज सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्रिपेयरिंग बजट। तो उसका जो वैल्यू मिल रहा है वो जो टाइम ले रहा है उससे ज्यादा मिलना चाहिए। मेक्स फील पीपल अंडर वैल्यूड। ट्रेडिशनल बजट में यूजुअली क्या होता था, टॉप डाउन अप्रोच। सीनियर मैनेजमेंट बजट बना के दे देता था, फिर मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट को अपनी बुद्धि बंद रखनी है, वो लोग ने जो कहा वो ही इंप्लीमेंट करना है। लेकिन बियॉन्ड बजटिंग में क्या होगा, बियॉन्ड बजटिंग में यूजुअली वी विल यूज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या है कि लोअर मैनेजमेंट से हमें सजेशंस एंड फीडबैक्स मिलेंगे, वो हिसाब से सीनियर मैनेजमेंट बजट बना के फिर वापस लोअर मैनेजमेंट को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे बियॉन्ड बजटिंग में पीपल वोंट फील अंडर वैल्यूड, दे विल फील रिस्पॉन्सिबल, वेयर ट्रेडिशनल बजटिंग में इट वॉज दैट पीपल वर फीलिंग अंडर वैल्यूड। दे आर बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड assumptions एंड गेसवर्क। यूजुअली हम साल के स्टार्ट में ही पूरे साल का फोरकास्ट करके बजट बना देते थे, फिर चेंज ही नहीं करते थे, हेंस गेसवर्क ज्यादा हो जाता था। बियॉन्ड बजटिंग में हम रोलिंग फोरकास्ट रखते, चेंज हुआ बजट चेंज करो, अगर कुछ एनवायरमेंट में चेंज है, केपीआईज हमारे चेंज करो, बजट चेंज करो। तो इससे क्या होगा कि गेसवर्क कम होगा, फोरकास्ट जितना प्रेडिक्ट कर सकते उतना बजट बनाया, बाकी विल कीप अ रोलिंग बजट, विल कीप अ चेंजिंग बजट। फिर reinforce departmental barriers rather than encourage knowledge sharing। बजट्स हम एक एक डिपार्टमेंट को दे देते थे, उनको वो अचीव करना है, इसकी वजह से डिपार्टमेंट के अंदर अंदर कंपटीशन हो जाता था, ना कि एक टीम बिल्डिंग का पूरा कल्चर बनता था कि वो कंपटीशन को बीट कर सके। अंदर अंदर ही झगड़ा हो जाता था कि भाई मेरा बजट अचीव हुआ है, तेरा नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस लिंक टू दिस बजट। तो टारगेट कॉस्ट, ट्रेडिशनल बजटिंग में ये लिमिटेशन था। वेयर बियॉन्ड बजटिंग में क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा, अ कल्चर ऑफ यूनिटी होगा, सो दैट पीपल विल वर्क इन टीम्स एंड दे विल ट्राई टू बीट कंपटीशन रादर देन हैविंग इंटरनल राइवलरी। तो ये सारे जो लिमिटेशंस थे ट्रेडिशनल बजट के, वो सारे बियॉन्ड बजटिंग में नहीं होंगे। What is beyond budgeting? Beyond budgeting is a new management philosophy that relates to an alternative approach to budgeting. It is also called as growth-based budget, or it is called as growth-based budget rather than budget-based target. It is a growth-based target. Growth-based budget है, growth-based target है, यानी कंपनी ग्रो होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए, वो हिसाब से हम बियॉन्ड बजटिंग करते हैं, ना कि बजट बेस्ड टारगेट। हमारे जो टारगेट्स है वो ग्रोथ बेस्ड रहेंगे कि कंपनी ग्रो होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होना चाहिए, वैल्यू एम्प्लॉयज को वैल्यू एडिशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखे बियॉन्ड बजटिंग होता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, तो देयर आर टू मेजर एडवांटेजेस। इट इज अ मोर अडेप्टिव प्रोसेस देन ट्रेडिशनल बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग इज अ मोर अडेप्टिव प्रोसेस, इट इज अडेप्टिव टू चेंज। और दूसरा, it is a decentralized process like traditional budgeting where leaders plan and control the organization centrally। तो दो मेजर एडवांटेजेस बियॉन्ड बजटिंग के क्या है, इट इज अ अडेप्टिव अप्रोच एंड इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। इट इज एन अडेप्टिव प्रोसेस एंड इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। इट हैज एन अडेप्टिव अप्रोच एंड इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। एग्जाम में अगर एडवांटेजेस पूछते हैं तो ये दोनों वर्ड्स आपको लिखने ही है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा थियरी है, आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, हेंस आई एम रिपीटिंग थिंग्स सो दैट आपको बाय हार्ट हो जाए। एडवांटेजेस क्या है, अडेप्टिव प्रोसेस है और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, हमने जो लिमिटेशंस देखे वो सारे यहाँ पे नहीं है, तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। सबसे पहला है रोलिंग बजट में इनकॉर्पोरेट केपीआईज। कुछ चेंज होता है तो हमारा फोरकास्ट चेंज होता रहेगा, इट विल बी अ रोलिंग बजट। बेंचमार्किंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बजट्स। कंपटीशन कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनसे सीख के हम बेंचमार्किंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। योर फोकस इज ऑन मैनेजर्स,
योर फोकस ऑफ मैनेजर शिफ्ट फ्रॉम इंप्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट्स, यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस नहीं है लेकिन फ्यूचर रिजल्ट्स इंप्रूव करने पर फोकस है, हेंस वैल्यू क्रिएशन होगा। अलाउज ऑपरेशनल मैनेजर टू रिएक्ट टू द एनवायरमेंट, जो बंदा एक्चुअली फ्लोर पे काम कर रहा है, he is able to take the decision, he is given the authority to take the decision and react to the environment, so decision making is faster। encourages culture of innovation, किसी ने थोड़ा खर्चा किया लेकिन कुछ इनोवेट किया तो यहां पे उसे एंकरेज किया जाता है ना कि पनिश किया जाता है। मोर टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है और टाइमली एलोकेशन हो रहा है क्योंकि रोलिंग बजट है, मंथली वीकली क्वार्टरली रिवीजन हो रहा है तो वो हिसाब से रिसोर्सेज भी एलोकेट होते हैं, चेंजेस भी होते हैं, करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं और एक अच्छे से बजटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट होता है। तो ये सारे क्या थे, बियॉन्ड बजटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एडवांटेजेस क्या है, इट इज एन अडेप्टिव अप्रोच एंड डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो जो हमने लिमिटेशंस देखे थे कि फ्लेक्सिबल नहीं है तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, रोलिंग है, वहां पे हमने देखा था टाइम कंज्यूमिंग है तो यहाँ पे क्विकली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। वहां पे हमने देखा था कि कोई स्पेशल टेक्निक्स नहीं यूज करते तो यहाँ पे हम बेंचमार्किंग यूज करते हैं, वहां पे फोकस कॉस्ट रिडक्शन पे था लेकिन यहाँ पे फोकस वैल्यू क्रिएशन पे है, फ्यूचरिस्टिक गोल्स रख के वो लोग काम कर रहे हैं। वहां पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास थी, यहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजर्स आल्सो हैव अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, दे कैन टेक क्विक डिसीजंस एंड अप्लाई रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट क्विकली। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे बियॉन्ड बजटिंग के। आगे अभी आप बेनिफिट्स देखोगे, प्रिंसिपल्स देखोगे तो वो सब में यही पॉइंट्स रिपीट होते रहेंगे। यू जस्ट हैव टू फ्रेम इट प्रॉपर्ली, रिमेंबर पॉइंट्स एंड राइट इट इन द एग्जाम। अभी सूटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, ये बियॉन्ड बजटिंग कौन से इंडस्ट्रीज में काम आ सकता है, तो सबसे पहला इंडस्ट्रीज में रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट इज देयर, जो इंडस्ट्री में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं वहां पे ये बजटिंग काम का है। क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबल टारगेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज। ट्रेडिशनल बजट में फ्लेक्सिबल टारगेट्स नहीं थे, यहाँ पे फ्लेक्सिबल टारगेट्स है तो चेंज को फटाफट अडेप्ट कर पाएंगे। दूसरा, इंडस्ट्री यूजिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो टीक्यूएम यूज करती है वहां पर भी ये काम का है। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज अ की, वहां पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा है तो बजट भी कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा, हेंस बियॉन्ड बजटिंग जहां पे टीक्यूएम इंप्लीमेंट हो रहा है वहां पे भी यूजफुल है। तीसरा, इंडस्ट्रीज अंडरगोइंग रेडिकल चेंज, ऐसे कोई इंडस्ट्रीज है जो बीपीआर इंप्लीमेंट कर रही है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, कोई ड्रास्टिक रेडिकल चेंजेस कर रही है तो वहां पे भी बियॉन्ड बजटिंग काम का है क्योंकि बजट इनिशियली कंटिन्यूस चेंज होते रहेगा, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। बजट्स में बी हार्ड टू अचीव इन सच केसेस, अगर ट्रेडिशनल बजट हो तो वहां पे हार्ड हो जाएगा अचीव करना, हेंस बियॉन्ड बजटिंग विल बी यूजफुल। उसके बाद है बियॉन्ड बजटिंग प्रिंसिपल्स फॉर अडेप्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Beyond budgeting system is built upon 12 foundational principles, 6 of which are leadership principles and 6 of which are management process principles। यहाँ पे 12 principles दिए ICI ने, 6 leadership principles है और 6 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है। मैं इन डेप्थ ये रीड नहीं कर रहा हूं, आप रीड करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई विल रीड द मेन पॉइंट्स। सबसे पहला है पर्पस, फिर है ऑर्गेनाइजेशन, फिर है ट्रांसपेरेंसी, फिर है वैल्यूज, फिर है ऑटोनॉमी और फिर है कस्टमर। ये 6 लीडरशिप प्रिंसिपल्स है जो हमें अप्लाई करने चाहिए व्हाइल अप्लाइंग बियॉन्ड बजटिंग। और 6 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, वो कौन से? वन इज रिदम, देन इट इज टारगेट्स, देन इट इज रिसोर्स एलोकेशन, फिर है प्लान्स एंड फोरकास्ट, उसके बाद है रिवॉर्ड्स और फिर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये जो 12 प्रिंसिपल्स है ये आप एक बार रीड करना, एकदम इजी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आईसीआई शायद एग्जाम में पूछ ले तो यू मस्ट जस्ट नो, तो एक बार रीड करके जाना। तो ये 12 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बियॉन्ड बजटिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो टिका हुआ है। और बियॉन्ड बजटिंग का जब भी हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं तो यू मस्ट इवैल्यूएट बेस्ड ऑन दीज 12 प्रिंसिपल्स। Now what is the difference between या फिर difference between traditional budgeting and beyond budgeting? तो let us read। सबसे पहला है targets and rewards। Traditional budgeting में there are incremental targets and fixed incentive, whereas beyond budgeting में there are stretch goals and relative targets। यानी अभी अचीव हुआ तो उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, फिर नया बजट आएगा वो टारगेट अचीव हुआ तो फिर रिवॉर्ड मिलेगा। हेंस थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे रिलेटिव रिवॉर्ड सिस्टम है। प्लानिंग एंड कंट्रोल में देखे तो वहां पे फिक्स्ड एनुअल प्लान्स है, चेंज नहीं होते, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली। एंड वेरिएंस कंट्रोल है, इनिशियली बजट सेट किया, ईयर एंड में वेरिएंस एनालिसिस करो और फिर करेक्टिव एक्शंस लो। वेयरएज बियॉन्ड बजटिंग में क्या है, कंटिन्यूअस प्लानिंग है, रोलिंग फोरकास्ट है, हम एनालिसिस कंटिन्यूअस बेसिस पे करके कंटिन्यूअस करेक्टिव एक्शंस लेके इंप्रूवमेंट करते हैं। फिर रिसोर्स एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे प्री एलोकेटेड रिसोर्स है, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन है, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज ऑन डिमांड है, क्विकली टाइमली जब भी रिसोर्स चाहिए तभी मिलते हैं। और डायनामिक कोऑर्डिनेशन है, यानी सबको इन्वॉल्व करके डिसीजन लिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वहां पे सेंट्रल कंट्रोल है, फोकसिंग ऑन मैनेजिंग नंबर्स, वहां पे नंबर्स अचीव करने पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, वेयरएज यहाँ पे हम वैल्यू क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। और लोकल कंट्रोल है, यानी जो
बंदा शॉप फ्लोर पे खुद काम कर रहा है, ऑपरेशनल मैनेजर्स, वो लोग भी डिसीजन ले सकते हैं। जो मिडिल मैनेजमेंट है वो भी अपने सजेशंस और फीडबैक दे सकता है, और टॉप मैनेजमेंट है वो तो खुद डिसीजन लेगा ही। तो ये जो डिफरेंस थे, ये सारे ट्रेडिशनल बजटिंग और बियॉन्ड बजटिंग के डिफरेंसेस थे। उसके बाद एक टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। अभी बेनिफिट्स क्या क्या है, तो जो मैंने बोला वही सब यहाँ पे रिपीट होने वाला है, और एक बार रीड करेंगे। बियॉन्ड बजटिंग हेल्प्स मैनेजर वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू बीट कंपटीशन। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता था, इंटरनल राइवलरी हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे पीपल वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू बीट कंपटीशन। इंटरनल राइवलरी बिटवीन मैनेजर इज रिड्यूस एज टारगेट शिफ्ट टू कॉम्पिटिटर्स। अंदर राइवलरी नहीं है, लोग टीम में साथ में काम करते हैं सो दैट दे कैन बीट दी आउटसाइड कॉम्पिटिटर्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू बीट कंपटीशन। दूसरा, helps in motivating individuals by defining clear responsibilities and challenges। यहाँ पे उनके responsibilities और challenges जो है वो clearly defined है, hence individuals are motivated, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कभी करना है, hence they are motivated, उन्हें responsibilities clearly allocated है। तीसरा, it eliminates some behavioral issues by making reward team based। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल बजटिंग में एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसका ये टारगेट है, उसने वो अचीव किया, उसको रिवॉर्ड मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे बियॉन्ड बजटिंग में टीम बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम है। अगर पूरा डिपार्टमेंट, पूरा फंक्शन अपना बजट अच्छे से अचीव करता है तभी उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो इससे क्या होगा, टीम में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, पीपल विल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग ईच अदर। तो एक पूरा जो यूनिटी का एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वैल्यू भी क्रिएट कर पाएगा और साथ में टारगेट्स भी अचीव कर लेगा। फोर्थ, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू ऑपरेशनल मैनेजर्स who are close to concerned action and can react quickly। जरूरी नहीं है हर डिसीजन के लिए हमें टॉप मैनेजमेंट को पूछ रहा है। बियॉन्ड बजटिंग में ऑपरेशनल मैनेजर्स को भी अथॉरिटी दिया है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है कि उन्हें लेना पड़े क्विकली, अडेप्टिंग टू द चेंज, तो दे कैन रिएक्ट क्विकली एंड टेक द डिसीजन। हेंस ऑपरेशनल मैनेजर्स हैव द पावर टू टेक डिसीजन क्विकली। उसके बाद, ऑपरेशनल मैनेजर्स डू नॉट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू बजट लिमिट, दे फोकस ऑन अचीविंग की रेशियोज। जरूरी नहीं है बजट में एक पर्टिकुलर नंबर है तो वो नंबर ही अचीव होना चाहिए। मोटा मोटी बेसिस पे अगर हमारा की रेशियोज अचीव हो जाता है, हमें 15% का प्रॉफिट चाहिए तो वो अचीव हो गया है, हमें 20% का इन्वेस्टमेंट करना था तो वो अचीव हो गया है, देन पीपल आर सेटिस्फाइड इन बियॉन्ड बजटिंग। तो यहाँ पे मैनेजर्स को जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स अचीव होने चाहिए, दे मेनली फोकस ऑन अचीविंग की रेशियोज। इट एस्टैब्लिश कस्टमर ओरिएंटेड टीम्स। बियॉन्ड बजटिंग में, ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता था, उसे टारगेट अचीव करने पर ही फोकस करना पड़ता था, हेंस ही वाज सेल्फ सेंटर्ड, अपना इंटरेस्ट देखता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, टारगेट थोड़ा बहुत अचीव नहीं हुआ तो भी चलेगा क्योंकि कंटिन्यूसली चेंजेस होता है, हेंस दे विल स्टार्ट सीइंग कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड टीम्स हो जाएगा। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो वो हिसाब से वो लोग चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। कस्टमर का कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो हिसाब से यहाँ पे चेंजेस करेगा और फिर वो इंप्लीमेंट करेंगे, हेंस इट एस्टैब्लिश कस्टमर ओरिएंटेड टीम्स। और लास्ट क्या है, इट क्रिएट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम विच प्रोवाइड्स फास्ट एंड ओपन इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरा जो इंफॉर्मेशन है, समझो हमें कुछ कस्टमर का इंफॉर्मेशन मिला, मार्केट का इंफॉर्मेशन मिला, कोई चेंज का इंफॉर्मेशन मिला, तो वो एक सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो इंफॉर्मेशन सबको ओपनली अवेलेबल हो जाएगा। तो बियॉन्ड बजटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन टू बीट कंपटीशन। दूसरा, इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली एलोकेटेड। तीसरा, रिवॉर्ड इज टीम बेस्ड। Fourth, operational managers are given autonomy to take decisions and react quickly to changing environment. Fifth, they do not focus on budget limit but major focus is on achieving key ratios. Sixth, customer oriented teams है। और seventh, information system है जो openly पूरा information पूरे organization में दे सकता है। तो ये सारे थे benefits of beyond budgeting। उसके बाद है beyond budgeting अगर implement करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 9 steps दिए, एकदम easy है, इतने कुछ काम के नहीं है। First is डिफाइन द केस फॉर चेंज एंड प्रोवाइड आउटलाइन विजन। सबसे पहले तो आपको क्या चेंज इंप्लीमेंट करना है बियॉन्ड बजटिंग में वो डिसाइड करो। उसके बाद बी प्रिपेयर्ड टू कन्विंस द बोर्ड। आपने डिसाइड कर लिया ये चेंज इंप्लीमेंट करना है, नाउ बी प्रिपेयर्ड टू कन्विंस द बोर्ड। उसके बाद गेट स्टार्टेड। कैसे स्टार्ट करोगे, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट द न्यू प्रोसेस। नए प्रोसेस को पहले इंप्लीमेंट करो, उसके लिए ट्रेन एंड एडुकेट द पीपल। रीथिंक द रोल ऑफ फाइनेंस, अगर आपको लगता है कोई रोल्स में चेंजेस करना है तो वो करो। उसके बाद आपको क्या करना है, चेंज द बिहेवियर, न्यू प्रोसेसेस एंड नॉट मैनेजमेंट ऑर्डर्स। मैनेजमेंट का जो टॉप ऑर्डर है उसे चेंज मत करो, लेकिन अगर आपको चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं तो प्रोसेसेस चेंज करो, रोल्स चेंज करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज करो, मैनेजमेंट के ऑर्डर्स चेंज मत करो। तो ये चेंजेस करने के बाद इवैल्यूएट करो कि उससे कुछ बेनिफिट हुआ, और जो बेनिफिट हो रहा है उसको कंसोलिडेट करके जो आपको ओवरऑल बेसिस पे गेन्स आ रहा है, दैट इज योर रिजल्ट। हेंस दीज आर द 9 स्टेप्स थ्रू विच यू कैन अप्लाई बियॉन्ड बजटिंग।
उसके बाद है नेचर एंड कंक्लूजन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। एग्जाम में अगर आपको आता है राइट नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग या फिर व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, तो ये हमें लिखना है। सबसे पहला क्या है, बजटिंग इज इवॉल्विंग रादर देन बिकमिंग ऑब्सोल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। हमें क्या लग रहा था कि पहले के जमाने में लोग बजटिंग करते थे, आज कौन बजटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज लोग बजटिंग कर रहे हैं, बट बजटिंग एज अ टर्म इज इवॉल्विंग, इट इज इवॉल्विंग, इट इज टर्म्ड एज बियॉन्ड बजटिंग। पहले ट्रेडिशनल बजटिंग होता था, लेकिन अभी लोग वो ये टर्म को इवॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से बजटिंग कर रहे हैं, डायनामिक वे में बजटिंग कर रहे हैं। हेंस बजटिंग इज नॉट एक्सटिंक्ट, इट इज इवॉल्विंग रादर देन बिकमिंग ऑब्सोल्यूट। दूसरा, शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस टू अ मोर पार्टिसिपेटिव बॉटम अप एक्सरसाइज इन मेनी फर्म्स। अभी बहुत सारी फर्म्स इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच बॉटम अप अप्रोच यूज करने लगी है बियॉन्ड बजटिंग में। थर्ड, it highlights the level of improvement that can be achieved even with relatively simple modifications and greater deal of trust. एम्प्लॉयज को हमने ऑटोनॉमी दी है डिसीजन लेने की, वी हैव स्टार्टेड अडेप्टिंग टू चेंज। तो इससे क्या हुआ है, छोटे छोटे चेंजेस करने से, सिंपल मॉडिफिकेशंस करने से भी अ ग्रेट डील ऑफ ट्रस्ट इज क्रिएट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट और बहुत सारा बेनिफिट हमें मिलने लगा है। छोटे चेंजेस करने से, एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें देने से, ऑटोनॉमी देने से, वो लोग स्मॉल स्मॉल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट भी बढ़ रहा है और हमें बड़े इंप्रूवमेंट्स भी देखने मिल रहे हैं। फोर्थ, बजटिंग हैज चेंज्ड, द चेंज हैज नाइदर ड्रामेटिक नॉर रेडिकल, इंस्टेड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स विद ट्रेडिशनल बजट्स बीइंग सप्लीमेंटेड विद न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स। जैसे मैंने आपको कहा ट्रेडिशनल बजटिंग में जो करते थे वैसे ही करते, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस किए हैं यहाँ पे हमने, और ये स्मॉल स्मॉल चेंजेस की वजह से हमें बड़े रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं। बियॉन्ड बजटिंग कोई नया कॉन्सेप्ट या फिर नया टर्म नहीं है, बट ट्रेडिशनल बजटिंग में जो लिमिटेशंस थे उसी में थोड़े नए टेक्निक्स और टूल्स इंप्लीमेंट करके, स्मॉल चेंजेस करके हमें पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है जिसका नाम है बियॉन्ड बजटिंग। ये अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका बजट सेटिंग प्रोसेस है वो ज्यादा पार्टिसिपेटिव होगा, एम्प्लॉयज विल बी हैप्पी और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। लास्ट इज फोरकास्टिंग एज अ फैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। बियॉन्ड बजटिंग में क्या है, हमें अच्छे से फोरकास्ट करना पड़ेगा और कंटिन्यूअस बेसिस पे फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द कंक्लूजंस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग? सबसे पहला, बजटिंग इज नॉट ऑब्सोलेट, इट इज इवॉल्विंग। दूसरा, शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, अभी बॉटम अप हो गया। थर्ड, सिंपल मॉडिफिकेशंस हैव क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ ट्रस्ट। चौथा, we haven't done any radical change to traditional budgeting. We have just implemented incremental and small changes which by using new tools and techniques. और last, forecasting is in a fact is more important क्योंकि यहाँ पे हमें continuous basis पे forecast करना होता है। तो आई होप आपको ये बियॉन्ड बजटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग। उसके बाद हमने देखा बियॉन्ड बजटिंग इज अ न्यू फिलोसॉफी, इट इज अ ग्रोथ बेस्ड टारगेट फिलोसॉफी। उसके एडवांटेजेस थे, अडेप्टिव प्रोसेस है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर कौन से इंडस्ट्री में सूटेबल है वो हमने देखा। फिर 12 प्रिंसिपल्स थे बियॉन्ड बजटिंग के, 6 लीडरशिप प्रिंसिपल्स और 6 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वो हमने देखा। उसके बाद ट्रेडिशनल बजटिंग वर्सेस बियॉन्ड बजटिंग के क्या डिफरेंसेस है वो हमने देखे। देन वी सॉ बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। उसके बाद इंप्लीमेंट करने के लिए बियॉन्ड बजटिंग कौन से 9 स्टेप्स है, एग्जाम के लिए काम के नहीं है तो याद मत रखना चलेगा। एंड लास्ट इज व्हाट आर द नेचर एंड कंक्लूजन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। तो ओवरऑल बेसिस पे ये पूरा बियॉन्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझा हो। ये चैप्टर थोड़ा थियरी बेस्ड चैप्टर है तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। हेंस आई हैव बीन अ लिटिल फास्ट इन दिस रिविजन बट आई हैव ट्राइड टू रिपीट द थिंग्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। तो आपको जितना दिमाग में घुसता है उतना आप घुस सकते हो। तो एग्जाम में जब आप लिख रहे हो तो शायद आपको मेरा फेस याद आए कि ये मनन यहाँ पे ऐसे बोल रहा था, तो ये पॉइंट्स आपको याद आ गए तो वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। हेंस यू मस्ट ट्राई टू रिकॉल थिंग्स एज जितना हो सके उतना, एंड ट्राई टू रीड इट एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा टाइम रीड करोगे उतना ज्यादा आपको ये थियरी के पॉइंट्स यहाँ पे दिमाग में याद रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बियॉन्ड बजटिंग भी खत्म होता है। अभी एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे विच इज कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल रेशियोज। अभी ये जो टॉपिक है ना, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आपको पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है तो लेट अस रीड व्हाट आर दिस कंट्रोल रेशियोज। ये 3 टाइप के रेशियोज है यहाँ पे, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो। अब ये तीनों रेशियो में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, बजटेड यूनिट्स आर 500 यूनिट्स, आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स इज 10,000 आवर्स। ये बजटेड आवर्स है। हेंस आर पर यूनिट इज 20 आवर्स, यानी बजटेडली स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 20 आवर्स। हमें 500 यूनिट्स बनाने थे और 10,000 आवर्स में वो बन जाने चाहिए थे। एक्चुअली हमने 1000 यूनिट्स बनाए हैं, 500 की जगह 1000 यूनिट्स बनाए। टाइम टेकन इज 5000 आवर्स, हेंस वी हैव मेड 1 यूनिट इन 5 आवर्स। हमें 20 आवर्स में बनाना चाहिए था, हमने 5 आवर्स में यूनिट बनाया है।
टोटल पॉसिबल आवर्स इज 12,000 आवर्स, टोटल पॉसिबल आवर्स इज 12,000 आवर्स, यानी 12,000 आवर्स तक हम काम कर सकते थे, बट वी हैव बजटेड टू वर्क फॉर 10,000 आवर्स, हाउएवर वी हैव वर्कड ओनली फॉर 5,000 आवर्स। अभी आप मुझे यहाँ पे बताओ, सबसे पहले हमें कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे? हमें यहाँ पे बनाने चाहिए थे 500 यूनिट्स। हमने कितने यूनिट्स बनाए? हमने बनाए 1000 यूनिट्स। दैट मींस वी हैव मेड डबल द यूनिट्स, 2 टाइम्स हमने यूनिट्स बनाए। वी हैव अचीव्ड 200% टारगेट में बोल सकता हूं। तो ये जो 200% टारगेट हमने अचीव किया है, दिस इज नथिंग बट एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या है? इट जस्ट फोकसेस ऑन द रिजल्ट्स अचीव। हमने कितना अचीव करना था? 500 यूनिट्स बनाने थे, हमने 1000 यूनिट्स बनाए, हेंस 200 टाइम्स हमने काम किया है। दिस इज एक्टिविटी रेशियो। अभी हमने जो ये रिजल्ट्स अचीव किया, 200% हमने काम किया, इसके 2 रीजंस हो सकते। आइदर हमारी स्पीड अच्छी है या फिर हमने ज्यादा काम किया है, यानी हमने ज्यादा काम किया है, दैट इज हमने ज्यादा कैपेसिटी में काम किया है, या फिर हमारी स्पीड अच्छी है, हमारी एफिशिएंसी अच्छी है। तो अभी यहाँ पे आप मुझे बोलो, अगर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए था? 20 आवर्स। तो अगर हमने 1000 यूनिट्स बनाए तो कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था बनाने के लिए? 1000 इंटू 20 विच इज 20,000 आवर्स लगने चाहिए थे टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। हाउएवर वी हैव टेकन हाउ मेनी आवर्स? वी हैव टेकन ओनली 5000 आवर्स। हेंस हमारा स्पीड कितना अच्छा है? हमारा स्पीड 400% से अच्छा है। दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी रेशियो। हमारा एफिशिएंसी रेशियो इट मेजर्स स्पीड ऑफ डूइंग द वर्क। हमें 20,000 आवर्स लगने चाहिए थे टू मेक 1000 यूनिट, हमने 5000 आवर्स में ही बना दिए। हेंस हमारा स्पीड इज 400 टाइम्स देन व्हाट इट शुड बी। तो एफिशिएंसी हमारा 400% है। लेकिन अभी हम कैपेसिटी रेशियो देखेंगे। कैपेसिटी रेशियो क्या है? इट इज द टाइम, एक्चुअल टाइम दैट वी हैव वर्कड। हमें कितना टाइम काम करना चाहिए था? 10,000 आवर्स काम करना चाहिए था। हमने कितना टाइम काम किया? हमने सिर्फ 5000 आवर्स काम किया। दैट मींस हमने कम काम किया है, हमने 50% टाइम ही काम किया है। हमने कितना काम किया है? हमने 50% टाइम ही काम किया। ये कैसे मिला? ये आपको मिला 5000, दैट इज एक्चुअल टाइम वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स दैट वी शुड हैव बीन वर्क, दैट इज 10,000। तो आंसर मिला 50%। हेंस हमारी स्पीड 400% थी, लेकिन काम हमने सिर्फ 50% टाइम के लिए किया, इसलिए हमें जो रिजल्ट मिला वो 200% मिला। समझ गया? ऊपर एक्टिविटी रेशियो है, इसे हम एफिशिएंसी रेशियो बोलते हैं और इसे हम कैपेसिटी रेशियो बोलते हैं। इजी, सिंपल। नाउ लेट्स रीड फॉर्मूला। एफिशिएंसी रेशियो क्या है? इट इंडिकेट स्पीड ऑफ डूइंग द वर्क। उसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? 20,000 आवर्स। हमने कितने लिए? 5000 आवर्स। हेंस आवर एफिशिएंसी इज 400%। हमारी स्पीड 400% है। कैपेसिटी रेशियो क्या है? इट इंडिकेट द कैपेसिटी दैट वी हैव यूटिलाइज्ड टू वर्क। हमने कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज की? तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। एक्चुअली हमने सिर्फ 5000 काम किया, जब भी हमें 10,000 आवर्स काम करना चाहिए था। दैट मींस वी हैव वर्कड ओनली फॉर 50% ऑफ आवर टाइम। तो हमारा कैपेसिटी रेशियो 50% आया। एक्टिविटी रेशियो क्या है? एक्टिविटी रेशियो इज रिजल्ट्स अचीव्ड अपॉन रिजल्ट्स रिक्वायर्ड। हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, हमें 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे। दैट मींस आवर एक्टिविटी रेशियो इज 200%। इसको अगर आवर्स में एक्सप्रेस करना हो तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और अगर आप कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो 400 इंटू 15%, तो आपको मिलता है 200%, विच इज नथिंग बट एक्टिविटी रेशियो। ठीक है? तो कैपेसिटी रेशियो इंटू एफिशिएंसी रेशियो इज एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो मेजर्स द रिजल्ट, और रिजल्ट हमें 2 चीज से मिलेगा, इधर हमारा स्पीड अच्छा है या फिर हमारा कैपेसिटी ऑफ वर्किंग अच्छा है। स्पीड इज नथिंग बट एफिशिएंसी रेशियो और कैपेसिटी इज नथिंग बट कैपेसिटी रेशियो। ठीक है? तो ये 3 रेशियोज है, आपको क्लियर है। लास्ट यहाँ पे एक रेशियो है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, यानी इट इंडिकेट्स हमारे पास टोटल कितना टाइम अवेलेबल था, जिसमें से हमने कितना बजट किया यूज करने के लिए। टोटल हमारे पास 12,000 आवर्स अवेलेबल था टू वर्क, उसमें से वी डिसाइडेड टू वर्क ओनली फॉर 10,000 आवर्स। हेंस वी ओनली बजटेड टू वर्क फॉर 83.33% ऑफ टाइम। दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। तो आई होप यहाँ पे हमारे बजटरी कंट्रोल का पूरा चैप्टर खत्म होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि बजट का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है। देन वी सॉ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल एंड फीडबैक कंट्रोल, ये 2 मैकेनिज्म हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि बिहेवियरल एस्पेक्ट्स वाइल इन बजटरी कंट्रोल, जब भी हम बजटरी कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं तो एम्प्लॉय के बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, उसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे। अगर डिफिकल्टी ऑफ बजट इंक्रीज करते हैं तो एम्प्लॉय का एक्चुअल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है, लेकिन एक लेवल के बाद दे विल फील इट इज अनरियलिस्टिक और वो लोग वो बजट अचीव नहीं करेंगे। दूसरा हमने देखा पार्टिसिपेशन इन बजट प्रोसेस, उसमें 2 अप्रोच थे, टॉप डाउन अप्रोच या फिर इम्पोज्ड स्टाइल अप्रोच, और दूसरा था बॉटम अप अप्रोच या फिर पार्टिसिपेटिव अप्रोच। उसके हमने एडवांटेजेस देखे, कभी इंप्लीमेंट हो सकता है वो हमने देखा।
फिर हमने एक छोटा कॉन्सेप्ट देखा बजट स्लैक। अगर टॉप मैनेजमेंट कांडी करता है हर बार बजट में, तो एम्प्लॉयज भी कांडी करेंगे। कैसे? वो लोग बजट स्लैक इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद हमने देखा यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स थे। सबसे पहला था बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल, फोकस इज ओनली ऑन शॉर्ट टर्म की बजट अचीव करना ही है। दूसरा है प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे फोकस करता है। तीसरा है नॉन अकाउंटिंग स्टाइल, जो फाइनेंशियल नंबर्स पे फोकस नहीं करता, सिर्फ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे फोकस करता है। फिर हमने देखा बियॉन्ड बजटिंग, उसमें हमने सबसे पहले देखा लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। फिर हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, अडैप्टिव प्रोसेस है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके बाद कौन से इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल है वो हमने देखा। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स थे 12 प्रिंसिपल्स, वो किस पर बेस्ड है वो हमने देखा। देन वी सॉ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड बियॉन्ड बजटिंग। उसके बाद हमने उसके बेनिफिट्स देखे, इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स देखे, और लास्ट में नेचर एंड कंक्लूजन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग देखा। और लास्ट में हमने ये 4 कंट्रोल रेशियोज देखे, जो आपको ये चैप्टर में भी पूछ सकते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। ये थोड़ा थियरी चैप्टर है, तो याद रखना कि जितना याद हो सके उतना पॉइंट्स याद रखना और एग्जाम में लिख देना, ठीक है। तो आई होप आपकी एससीएमपी की तो तैयारी एकदम अच्छे से चल रही है, लेकिन आपको सिर्फ एससीएमपी का पेपर एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में सारे 8 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो और बाकी के सब्जेक्ट्स को आप इग्नोर कर रहे हो। ऑल द 8 सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल द 8 सब्जेक्ट शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट्स में पास होना है। आप जब भी सारे सब्जेक्ट्स में पास होगे तभी आपके नाम के आगे वो सीए का डिग्री लगेगा, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, इक्वल टाइम देना, अच्छे से प्रिपरेशन करना। कोई सब्जेक्ट आपके लिए इजी है और आप वो फटाफट कर रहे हो, देन वेल एंड गुड। कोई डिफिकल्ट है, उसको आप ज्यादा टाइम दे रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस सारे सब्जेक्ट को इक्वल देना चाहिए। प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट्स की आपको इक्वली अच्छे से करनी है, ठीक है। और पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा उसकी चिंता मत करना, ठीक है। एग्जाम में जो भी आईसीआई पूछती है, आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि आईसीआई कुछ भी पूछे तो वो आप अटेम्प्ट कर सकने चाहिए, ठीक है। अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो उसमें टेंशन क्या लेने का। जो पेपर आने वाला है वो आपके साथ जितने लोग बैठने वाले हैं वो सबको सेम ही पेपर आने वाला है, ऐसा थोड़ी आपके लिए कोई अलग पेपर आएगा, ठीक है। तो आईसीआई क्या पूछेगा ना, उसका टेंशन मत लो। आप आपके साइड से 100% अच्छे से प्रिपेयर करो, खुश होकर पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, तो जरूर आपके नाम के आगे भी ये सीए वर्ड लगेगा एंड यू विल फील प्राउड फॉर योरसेल्फ, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।